अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। सीआरपीसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इनहेरिटेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की इनहेरिटेंट पावर्स कौन कौन सी हैं, कहाँ पर अप्लाई होती हैं, कैसे अप्लाई होती हैं, क्या रिलीफ ले सकते हैं हम, किन केसेस में रिलीफ ले सकते हैं। इनहेरिटेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट देने का पर्पज़ क्या है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 199 के अंदर भी हाई कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मौजूद है। तो उसके होते हुए 561 सब सेक्शन ए, क्योंकि 561 तो रिपेल कर दिया गया है हदूद ऑर्डिनेंस के ज़रिए, और 561 सब सेक्शन ए के अंदर हाई कोर्ट की इनहेरिटेंट पावर्स बताई गई हैं। ये ऐसी पावर्स हैं जो हाई कोर्ट को अनलिमिटेड इख्तियारात प्रोवाइड करती हैं। आम तौर पर भी ये कहा जा सकता है कि हाई कोर्ट मर्द को औरत और औरत को मर्द नहीं बना सकता। इसके अलावा कुछ भी कानून के अंदर वो एक्ट सब्सटेंस डिसीजन ले सकता है। ये जो बात, ये जो कोटेशन बोली जाती है, वो इन्हीं एक दो सेक्शन की वजह से बोली जाती है, 561 सब सेक्शन ए और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 199, जो कि ज़ुबान ज़दाम के अंदर रिट के नाम से भी मशहूर है। इनहेरिटेंट पावर्स के अंदर हाई कोर्ट दो तरह से काम कर सकती है। एक, जहां पर कोई भी कानून मौजूद नहीं, जैसे कि उबाई जस अबाई रेमेडी का प्रिंसिपल है, वेयर देयर इज़ राइट देयर इज़ रेमेडी, वो सिर्फ हम रिट के अंदर यूज़ नहीं करते, वो इस सेक्शन में भी सीआरपीसी में यूज़ करते हैं। हाई कोर्ट बेसिकली दो तरह की बॉडी को मिलाकर एक अदारा बनता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है, ये प्रोसीजरल बॉडी भी है। आल्दो सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई भी लॉ जो सीआरपीसी का है वो अप्लाई नहीं होता, लेकिन हाई कोर्ट में सीआरपीसी के बहुत सारे सेक्शंस, जैसे कि आपने मेरे सीआरपीसी की सेक्शन वाइज लिस्ट के अंदर जितने भी सेक्शंस आपने वॉच किए हैं, उनके अंदर बारहा अक्सर सेक्शंस के अंदर हाई कोर्ट का कहीं ना कहीं जिक्र ज़रूर आता है। वो जिक्र ट्रायल की सूरत में हो, वो बेल की सूरत में हो, वो चार्ज की सूरत में हो, वो एफआईआर्स की सूरत में हो, वो इन्वेस्टिगेशन की सूरत में हो, वो इंक्वायरी ट्रायल की सूरत में हो, व्हाट्सएवर। तो बारहा हाई कोर्ट का सीआरपीसी में जिक्र आता है, लेकिन एक सिंगल टाइम भी, एक सिंगल सेक्शन में भी सुप्रीम कोर्ट का जिक्र नहीं आया। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन भी है और साथ में प्रोसीजरल इंस्टीट्यूशन भी है सीआरपीसी के तहत। इनहेरिटेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट को, इस इनहेरिटेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट की वर्डिंग को पहले पढ़ लें, उसके बाद इसके ऊपर डिटेल से बहस करते हैं, डिटेल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ किन किन लॉज में क्वाशिंग ऑफ एफआईआर पर, बेल पर, ट्रांसफ़र ऑफ ट्रायल पर, ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर, या कोई ऐसा कानून जो मौजूद ही नहीं, क्या इसको वहाँ पर अप्लाई करवाया जा सकता है या नहीं अप्लाई करवाया जा सकता। अगर करवाया जा सकता है तो किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाएगा। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मज़ीद बरा मेरी छोटी सी फ़ीस है, उसको ज़रूर फुलफ़िल कर दिया करें। ये मेरे लिए, आपके लिए, सोसाइटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट, कम से कम 10 रुपये डोनेट कर दे। सेकंड, 2 लोगों की हेल्प कर दे, किसी को मुस्कुरा कर मिल लें, वो भी मेरी फ़ीस के लिए काफ़ी है। थर्ड, मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। सेविंग इनहेरिटेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट सेक्शन सीआरपीसी 561 सब सेक्शन ए। एक बात करता चलूँ कि आप मेरे लेक्चर्स को पूरा कम्प्लीटली सुनते हैं, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। आप इस इज़्ज़त से नवाजते हैं मुझे, और अगर आप मेरी वीडियोस को, लेक्चर्स को कम्प्लीटली सुनते हैं तो आपके ज़ौक़ की दाद देनी पड़ेगी और आपके शौक़ को सलाम करना पड़ेगा, क्योंकि एक बेहतरीन ज़ौक़ है और बेहतरीन शौक़ भी। Nothing in this code shall be deemed to limit or effect the inherent power of the High Court to make such order as may be necessary to give an effect to any court under this code, or to prevent abuse of the process of any court, or otherwise to secure the ends of justice। इस सेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हाई कोर्ट के ऊपर ये लिमिटेशन लगाए, ये बाउंड्रीज लगाए कि वो ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। वो कुछ भी कर सकती है। हम देखें ना, दो तरह से बात करते हैं। एक ये कहते हैं कि जी आप कुछ भी कर दो, और दूसरी बात, हम उसकी रिबर्टल में जब किसी को परमिशन देते हैं ना, वो कैसे करते हैं? वो ऐसे कि आपके ऊपर कोई रोक नहीं। अब आप कुछ भी कर दो या ये कहा जाए आपके ऊपर कोई रोक नहीं, तो दोनों का जो लिटरल मीनिंग है वो एक ही बनता है कि
सामने वाले बंदे को या सामने वाले अदारे को मुकम्मल परमिशन दी जा रही है। तो 561 सब सेक्शन ए की मद के अंदर हाई कोर्ट ऐसा कोई भी ऑर्डर, ऐसा कोई भी प्रोसेस, ऐसा कोई भी नोटिस, ऐसा कुछ भी इफेक्टिव इशू कर सकती है जो एंड्स ऑफ जस्टिस या इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए फ़ायदेमंद है, बेहतर है, इंसाफ के तकाज़ों को फुलफ़िल करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, पुलिस किसी के ऊपर झूठी एफआईआर कर देती है मेलाफाइडली, या पुलिस किसी के ऊपर ऐसे सेक्शंस लगा देती है जो एक्ट उसने किए ही नहीं, या वो कोई ऐसा मुलज़म कोई ऐसी प्ली ले लेता है कि जनाब मैं उस दिन यहाँ पर मौजूद ही नहीं था। अब अगर हम क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर यानी कि एफआईआर की डिसमिसल के बारे में पढ़े तो हमें कोई भी ऐसा लॉ सीआरपीसी में तो नहीं मिलता। एफआईआर करवाने का लॉ तो है जो कि 154 की मद के अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूरत में एफआईआर लॉन्च की जाएगी और उसकी इन्वेस्टिगेशन 156 के अंदर हमें बताई जाती है, लेकिन एफआईआर ख़त्म करवाने का कोई भी ऐसा कानून मौजूद नहीं। अब अगर एफआईआर ख़त्म करवाने का कानून मौजूद नहीं, एफआईआर हो जाती है, मान लेते हैं पुलिस वाले या तो मेलाफाइडली किसी शख्स के ऊपर झूठी एफआईआर कर दें या फिर पुलिस वाले सस्पेक्टेड ऑफेंस के अंदर किसी के ऊपर एफआईआर कर देते हैं। इन दोनों सूरतों में जब एफआईआर क्वैश करवाने का कोई सेक्शन ही मौजूद नहीं तो वो शख्स तो ज़िंदगी भर उस एफआईआर के अंदर फंसा रहेगा, निकल ही नहीं सकता उस एफआईआर से, क्योंकि कानून के अंदर हमने कानून के मुताबिक ही चलना है। आउट ऑफ लॉ या आउट ऑफ स्टैचू हम बात कर ही नहीं सकते। यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूँ कि अक्सर आप दोस्तों को, लॉयर्स को, स्टूडेंट्स को, कुछ मेरे वकला साहिबान, वकला भाई ये कहते होंगे कि जी प्रैक्टिस में आए, सिर्फ प्रैक्टिस है, बुक्स में कुछ भी नहीं, व्हाट्सएवर। ये तमाम बातें गलत हैं। कोई भी वकील, कोई भी जज, कोई भी पुलिस ऑफिसर कानून से बालातर या कानून से बाहर जाकर कुछ नहीं कर सकता। हमने बेल करवानी है, जैसे कि आपने मेरे पुराने सेक्शंस, जैसे कि आपने मेरे पुराने लेक्चर सुने होंगे बेल्स के ऊपर, प्री अरेस्ट, पोस्ट अरेस्ट, तो हम बेल उन्हीं ग्राउंड्स के मुताबिक ही करवाते हैं। हमने एफआईआर करवानी है पुलिस से तो 154 के तहत करवाएंगे। हमने अपना कोई काम हाई कोर्ट से करवाना है तो 561 की सूरत में, या किसी और जो रेलिवेंट लॉज हैं, जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 199 की सूरत में करवाएंगे। पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही, दादरसी नहीं कर रही, तो हम पुलिस से अपनी बात सुनवाई के लिए सेशन जज के पास या जस्टिस ऑफ पीस के पास 22 से 22 की सूरत में जाएंगे, या मजिस्ट्रेट साहब के पास कंप्लेंट सेक्शन 200 की सूरत में जाएंगे। तो हम कानून से बाहर जाकर तो कोई काम कर ही नहीं सकते। जो मेरे ऐसे दोस्त, स्टूडेंट्स को, वकला साहिबान को, यंगर्स को ये कहते हैं कि जी प्रैक्टिस में आए, सिर्फ प्रैक्टिस में सीखें, कानून में, बुक्स में कुछ भी नहीं है, वो गलत कहते हैं। सब कुछ कानून में ही है। हम जो प्रैक्टिस में करते हैं उसमें एक इंच, एक स्टेप भी ऐसा नहीं जो हम कानून से बाहर जाकर करें। जब आप कानून की बुक्स को नहीं पढ़ते तो फिर आप यही कहोगे कि जो कुछ भी है प्रैक्टिस में है, कानून में, किताबों में कुछ नहीं। हालांकि प्रैक्टिस में जो हम कर रहे हैं वो कानून की किताबों में ही लिखा गया है, हम उसके मुताबिक ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे बाहर जा, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल कि अगर हम पुलिस को कहेंगे जी आप 154 की एफआईआर ना करें, आप किसी और सेक्शन की एफआईआर, आप किसी और सेक्शन के तहत एफआईआर कर दें, कैसे करेंगे? मौजूद ही नहीं। तो जो भी काम हमें करवाना है या अपनी दादरसी करवानी है वो अकॉर्डिंग लॉ ही करवाएंगे। ऐसे दोस्तों से मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपने किसी की प्री अरेस्ट बेल करवानी है, पोस्ट अरेस्ट बेल करवानी है, तो आप 497, 498, 496 के अलावा किसी और सेक्शन के तहत बेल करवा कर दिखाएं, नहीं करवा सकते। अगर आपने रिट करनी है तो 22A, 22B के अलावा, या हेबियस कॉर्पस की आपने पटिशन करनी है, रिट करनी है तो 491 के अलावा, या 199 सेक्शन 22A, 22B या सेक्शन 200 के अलावा आप कर तो दिखाएं, नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई ऐसा कानून मौजूद ही नहीं। तो इवेंचुअली हमें प्रोसीजर भी, प्रैक्टिकली भी जो प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है वो यही सीआरपीसी का या बाकी जो लॉज है उन्हीं का करना पड़ता है। तो जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनकी बातों पर कान बिल्कुल ना धरें, वो आपको डिट्रैक्ट करेंगे। बुक्स को पढ़ें, लेक्चर्स को सुने, बुक्स का मुताला करें, यही आपको एक बेहतरीन वकील बना सकती हैं, यही आपको एक बेहतरीन जज बना सकती हैं, और यही बुक्स आपको एक बेहतरीन कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर बना सकती हैं। इनके अलावा और कोई तरीका मैंने तो अब तक ना देखा ना सुना कि जी प्रोसीजर कुछ और है, प्रैक्टिस कुछ और है, लॉज कुछ और हैं, ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ, ना कभी देखा। वही प्रोसीजर और प्रैक्टिस है जो कि कानून में मौजूद है। तो लिहाजा अगर कोई ऐसी बात कहे तो उसकी बात पे कान मत धरें, बुक्स को पढ़ा करें। डेली बुक्स की कम से कम 30 से 50 सेक्शन की रीडिंग की आदत ज़रूर बनाएं। अगर आप एक कामयाब वकील, एक जज, एक कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर जिसकी तफ्तीश को उसके अफसरान बाला भी सराहें और कोर्ट भी सराहें, पसंद करे,
तो आपको कानून पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं। तो अगर लॉ मौजूद नहीं, क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर करवानी है, पुलिस ने या तो मेलाफाइडी एफआईआर कर दी, या फिर पुलिस ने एफआईआर की बोनाफाइडी, लेकिन ऑन द स्पॉट या इन फ्यूचर इन फर्दर ये पता चला कि जी ये बंदा तो इसमें इन्वॉल्व नहीं, या इस जुर्म में इन्वॉल्व नहीं, या इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं, या व्हाट्सएवर। अब पुलिस अपनी इखराज रिपोर्ट तैयार करेगी, कोर्ट में सबमिट करवाएगी, ट्रायल चल रहा है उसके ऊपर, कोर्ट उसको एडमिट करती है या नहीं करती। इस सूरत में अगर आप उस एफआईआर को क्वैश करवाना चाहते हैं, उस एफआईआर की सस्पेंशन करवाना चाहते हैं, तो आप हाई कोर्ट से रजू करेंगे, इस्तदा करेंगे 561 सब सेक्शन ए के तहत कि जनाब मेरे खिलाफ ये एफआईआर हुई इस जुर्म में, मैं उस जुर्म में पाया ही नहीं जाता, मैं उस दिन मुल्क में ही नहीं था, मैं उस दिन इस शहर में नहीं था, इस स्टेट में नहीं था, या मैं उस दिन फ़लाँ जगह पर था, फ़लाँ यूनिवर्सिटी फ़लाँ कॉलेज में था, फ़लाँ लोगों के साथ था, फ़लाँ एग्जेक्टिव फ़लाँ क्लास के लोगों के साथ मुलाकात में या मीटिंग में था, या हॉस्पिटल में था, जेल में था। तो मेरे ऊपर ये जो एफआईआर दिलवाई गई है ये झूठी है, बेबुनियाद है, इब्निशन द आई ऑफ लॉ है, लिहाजा इसको खारिज करने के ऑर्डर किए जाएँ। एक बात आपको बता दूं कि एफआईआर को डायरेक्टली कोई भी कोर्ट खारिज नहीं कर सकती। अगर एफआईआर हो जाए तो मजिस्ट्रेट, पुलिस भी इखराज रिपोर्ट बना कर देगी, दाखिले दफ्तर कर देगी अगर एविडेंस नहीं मिलती, लेक ऑफ एविडेंस की वजह से या लेक ऑफ विटनेस की वजह से, एब्सेंस ऑफ एविडेंस और विटनेस की वजह से, और कोर्ट भी एब्सेंस ऑफ एविडेंस को रिकॉर्ड करने के बाद ही केस को ख़त्म करेगी। एफआईआर को क्वैश करवाने का इनिशियल स्टेज के ऊपर या एट एनी टाइम जो प्रोसीजर है, जो प्लेटफॉर्म है, वो हाई कोर्ट का है। हाई कोर्ट किसी भी जगह पर, हाई कोर्ट किसी भी वक्त, किसी भी जगह पर, किसी भी स्टेज के ऊपर एफआईआर को क्वैश करने का हुक्म जारी कर सकती है। तो आम तौर पर हम 561A को क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर की मद के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ ये सेक्शन इस हद तक लिमिटेड नहीं है। जैसे कि इसकी वर्डिंग को आपने देखा कि इस कोड में ऐसा कुछ भी शामिल नहीं जो हाई कोर्ट के ऊपर ये बाउंड्री लगाए, ये लिमिटेशन लगाए कि आप ये काम नहीं कर सकते। हाई कोर्ट कानून के इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस या एंड ऑफ जस्टिस की मद में, कानून की फरावानी और फरहमी की मद में कोई भी ऐसा हुक्म जारी कर सकती है जो अवाम के लिए और कानून के लिए या जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए बेहतरीन हो। अब आते हैं कि अक्सर इसकी कमेंट्रीज़ के अंदर अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक शख्स ने हाई कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन फाइल कर दी क्वैशमेंट की। हाई कोर्ट ने उस पटिशन को खारिज किया कि जब इसकी रेमेडी सीआरपीसी में मौजूद है तो कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन ये फाइल नहीं की जा सकती। यहाँ से एक और चीज़ भी हमें खुलकर सामने आती है कि इस कानून को हम वहीं पर अडॉप्ट कर सकते हैं जहाँ पर कोई और कानून मौजूद नहीं। जहाँ पर कोई और कानून मौजूद है वहाँ पर इसके अलावा हम किसी और कानून की मद में भी नहीं जा सकते। यानी कि क्वैशमेंट की सूरत में आप रिट में नहीं जाओगे, आपने एफआईआर क्वैश करवानी है, आपने कोई ऐसी डायरेक्शन करवानी है या ऐसी आपने कैंसलेशन करवानी किसी ऐसे डॉक्यूमेंट्स की, किसी ऐसे केस की, किसी ऐसे ट्रायल की जहां पर कानून कोई मौजूद नहीं, तो आप सीआरपीसी की 561 सब सेक्शन ए की जो हाई कोर्ट की इनहेरिटेंट पावर है इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं हाई कोर्ट के सामने। तो इसके लिए आपको रिट में जाने की या कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन समथिंग डिफरेंट। प्रोसीजरल लॉ के अंदर अगर आपके, अच्छा आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपके पास दो कानून मौजूद हैं सेम पैटर्न के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल भी कानून है आपके पास और प्रोसीजरल लॉ लाइक सीआरपीसी या सीपीसी भी मौजूद है, तो सबसे पहला और बेहतरीन जो फॉर्म आप अडॉप्ट करें वो प्रोसीजरल लॉ का फॉर्म अडॉप्ट करें, क्योंकि ये कम्प्रीहेंसिव है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो एक लिमिटेड स्कोप उसका है, डिफरेंट व्यू ऑफ एनालिसिस के ऊपर। प्रोसीजर लॉ के अंदर सीआरपीसी या सीपीसी या एनी अदर लॉ अगर मौजूद है वहाँ पर, तो सबसे पहले उस प्रोसीजर लॉ को अडॉप्ट करें। अगर प्रोसीजर लॉ मौजूद नहीं तो देन आप कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन के अंदर जाओगे जिसका स्कोप, उसका बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ अ मोर डिफिकल्ट अदर देन अ प्रोसीजर लॉ लाइक सीआरपीसी और सीपीसी। तो क्वैशमेंट के अलावा एनी अदर डिसीजन, एनी अदर इंटरेस्ट, एनी अदर पर्पस फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, हाई कोर्ट कोई भी हुक्म जारी कर सकती है इसके ऊपर। या फिर किसी भी जगह पर कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा, फॉर एग्जांपल मजिस्ट्रेट अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहा है, सेशन जज अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहा है, या कोई और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो किसी कंसर्न डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है, मेडिकल ऑफिसर या अदर देन, जो कानून उसको करने की इजाज़त नहीं देता बट वो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो इस सूरत में भी आप 561 सब सेक्शन ए की पटिशन लेकर हाई कोर्ट में फ़ाइल कर सकते हो, जहाँ पर अब्यूज़ प्रोसेस ऑफ लॉ हो, जहाँ पर कानून का गलत इस्तेमाल, गलत बर्ताव किया जा रहा हो लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए, ना कि लोगों को फ़ायदा दे। क्योंकि कानून लोगों को
क्योंकि कानून लोगों के फ़ायदे के लिए है, ना कि नुकसान के लिए। और जहाँ पर कोई शख्स कानून का इस्तेमाल लोगों के नुकसान में कर रहा हो, ना कि फ़ायदे में, जहाँ पर कोई शख्स, कोई भी अदारा, कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसी कानून का इस्तेमाल लोगों के नुकसान के लिए कर रहा हो, वहाँ पर भी हाई कोर्ट से रजू करके अपनी दाद रसी करवाई जा सकती है। लेक्चर इज़ कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। दोबारा हाजिर हूँगा किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम।